वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि चंद्रमा जब जन्म कुंडली के अष्टम स्थान में स्थित होते हैं तो इसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ विभिन्न ग्रंथ जो हैं वो अष्टम स्थान में स्थित चंद्रमा को किस रूप में लेते हैं। विभिन्न ग्रंथ अष्टम स्थान में स्थित चंद्रमा के विषय में क्या कहते हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग आज के इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करते हैं। चंद्रमा जो है वो ग्रहों में सबसे छोटे ग्रह है, इसीलिए इनकी गति जो है वो सबसे अधिक है। इसीलिए चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्व दिया गया है। कई सारी दशाओं की गणना में चंद्रमा का उपयोग होता है। कई सारी दशाओं का प्रारंभ हम लोग चंद्रमा से करते हैं। जन्म लग्न के समान ही चंद्र लग्न को भी प्रभावी माना गया है। जब हम लोग सुदर्शन चक्र के माध्यम से देखते हैं तो वहां पर लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, इन तीनों को प्रभावी माना गया है। तो चंद्रमा को इसीलिए लग्न की तरह भी हम लोग ट्रीट करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि एक पुराने ग्रंथ में मैंने पढ़ा था बहुत साल पहले, जहां ये कहा गया था कि जिनकी कुंडली में राजयोग होता है उनका चंद्रमा बलि होना आवश्यक है। अगर कुंडली में राजयोग हो और चंद्रमा कमजोर हो जाए तो फिर राजयोग का विशेष फल देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो बहुत साल पहले एक पुराने ग्रंथ में हमें पढ़ने को मिला था। जब इस नियम को मैं जब बहुत सारे कुंडलियों पर मैंने जांचा, परखा और देखा तो ये नियम बहुत हद तक सटीक मिलता है। करीब करीब 90% ऐसी कुंडलियां, जब भी बड़े लोगों की कुंडलियां आप लेंगे और जब इस नियम को आप वहां पर फिट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी बड़ा व्यक्ति है, चाहे समाज में उसका नाम हो, प्रतिष्ठा हो, या जिस क्षेत्र में भी वो आगे गए हैं, तो उनका चंद्रमा जो है वो बली होगा। बहुत ही कम ऐसी कुंडलियां देखने को मिलेंगी यदा कदा कि जिनका चंद्रमा कमजोर है और वो किसी ऊंचे पद पर पहुंच गए। ऐसा यदा कदा देखने को मिलेगा। अधिकतर कुंडलियों में चंद्रमा आपको बलि देखने को मिलेंगे ही। दूसरा, कई बार जन्म कुंडली में कोई ग्रह जो होते हैं वो नीच स्थिति में होते हैं। तो नीच स्थिति में होने के कारण उनको नीचत्व दोष लगता है, और ऐसे नीचत्व दोष को भंग करने का जो अधिकार है वो केवल चंद्रमा के पास है। जैसे कोई ग्रह यदि नीच का होकर के बैठा हुआ हो और वो चंद्रमा से अगर केंद्र में स्थित हो तो उनका नीचत्व दोष जो है वो भंग हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यदि सप्तम स्थान में सूर्य जो है वो नीच के होकर के बैठे हुए हों, यानी कि मेष लग्न है और सप्तम स्थान में तुला राशि आएगी, और इस तुला राशि में सूर्य जो है वो बैठे हुए हैं नीच के होकर के। लेकिन यदि इसी के साथ साथ चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली के चौथे स्थान में बैठ जाए, 10वें स्थान में बैठ जाए, सप्तम स्थान में बैठ जाए या लग्न स्थान में बैठ जाए, चारों केंद्र स्थान में से किसी भी केंद्र स्थान में बैठ जाए, तो सूर्य का जो नीचत्व दोष है वो भंग हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा से सूर्य जो है वो केंद्र में हो जाएंगे। इसी कारण से आप देखेंगे कि चंद्रमा का जन्म कुंडली में एक विशेष स्थान है। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा किन किन महत्वपूर्ण चीजों के कारक ग्रह है। चंद्रमा जीव जगत में रस की सृष्टि करते हैं, इसीलिए तरल पदार्थों पर चंद्रमा का अधिकार होता है। परंतु कुछ खास तरल पदार्थ जैसे पेट्रोल वगैरह को छोड़ करके, क्योंकि पेट्रोल पर शनि का अधिकार होता है। चंद्रमा हमारा मन होता है। चंद्रमा वह ग्रह है जो आपकी भावनाओं को, आपके व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। यह माता को
नेत्र को भी दर्शाते हैं, इनके भी कारक ग्रह हैं। अब बात करते हैं कि अष्टम स्थान जो है वो किन किन चीजों का कारक है। तो आठवां स्थान जो है वो सबसे रहस्यवादी में से एक है। आठवां भाव को छिद्र भाव माना गया है, मृत्यु स्थान माना गया है, क्लेश विघ्नादि का स्थान माना गया है। इसी के साथ साथ गूढ़ विद्याओं का स्थान है, अंतर्ज्ञान और रहस्य का भी यह स्थान माना जाता है। यह भाव शोध और अनुसंधान का भी है। सामान्य तौर पर एक वैसा शोध जो समाज को दिशा दे, समाज को एक नए मार्ग पर लेकर के जाए, आंदोलित करने वाला जो शोध है, जैसे बल्ब का आविष्कार या कंप्यूटर का आविष्कार या इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार, जिससे समाज को एक दिशा मिलती है जिसके पहले कोई नहीं जानता, और वो समाज के कल्याण के लिए जो शोध होता है, वैसा शोध जो है वो सब हम लोग अष्टम स्थान से देखते हैं। इसके साथ साथ अष्टम स्थान जो है वो स्वप्न का स्थान होता है। हम लोग जो भी स्वप्न देखते हैं उसका फल यदि हमें जानना हो तो प्रश्न कुंडली के अष्टम स्थान से हम लोग स्वप्न का फल जानने का प्रयास करते हैं, या जानते हैं कि व्यक्ति ने जो स्वप्न देखा उसका क्या फल होगा। जैसे कई बार क्या होता है कि लोग पूछते हैं कि पंडित जी हमने ये अमुक स्वप्न देखा, ये स्वप्न हमने देखा, इसका फल क्या होगा। तो उस समय की हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे और अष्टम स्थान को देखेंगे। अगर अष्टम स्थान पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो उस स्वप्न का जो फल होगा वो शुभ होगा। उसी तरह से अष्टम स्थान पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो उस स्वप्न का जो फल होगा वो खराब फल होगा, बुरा फल होगा। इसी के साथ साथ हमारे अंदर की जो प्रवृत्ति है, हमारे अंदर के जो गुण हैं, जैसे हमारे अंदर सात्विक गुण है, तामसिक गुण है या राजसिक गुण है, हमारी प्रवृत्ति किस गुणों की ओर है, इसको भी देखने के लिए हम लोग अष्टम स्थान से ही इसको भी हम लोग देखते हैं। दूसरा, जब कभी भी घर में किसी मुखिया की अचानक मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के बाद जो विरासत बच्चों में या उनके वारिसों में बढ़ती है या मिलती है, वैसे विरासत को भी हम लोग अष्टम स्थान से ही देखते हैं। ये विरासत भी आठवें स्थान से ही देखी जाती है, परंतु ये उसी स्थिति में देखी जाएगी जब किसी जो घर के जो मुखिया हैं उनकी अचानक मृत्यु हो जाए, तभी हम लोग वैसे विरासत को आठवें स्थान से देखते हैं। अब बात करते हैं कि चंद्रमा जब आठवें स्थान में बैठते हैं तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आठवें स्थान में स्थित चंद्रमा को अधिकतर प्रचलित ज्योतिष ग्रंथों में अशुभ माना गया है। आयु के लिए यहां स्थित चंद्रमा को खराब कहा गया है। अष्टम स्थान में चंद्रमा के कारण व्यक्ति सदा एक अनजान भय से घिरा हुआ रहता है, मन में अस्थिरता बनी रहती है, और अष्टम स्थान में स्थित चंद्रमा के कारण व्यक्ति को मानसिक परेशानी लगी रहती है, मन बहुत अधिक बेचैन रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो भावनात्मक रूप से किसी से नहीं जुड़ पाते हैं। कमजोर भावनात्मक जुड़ाव होने के कारण ये समाज से थोड़ा सा या परिवार से थोड़ा सा अलग थलग रहते हैं, बहुत जल्दी तनाव ले लेते हैं, इसी कारण से कई बार डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और इनकी माता को भी किसी न किसी प्रकार से शारीरिक परेशानी जो है वो बनी रहती है। भावनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं, जिस कारण से गुस्सा बहुत तेज आता है। यहां स्थित चंद्रमा के कारण व्यक्ति को कफ संबंधित परेशानी होती है, कफ से व्यक्ति को दिक्कत होती है। कई बार यहाँ स्थित चंद्रमा जब पाप प्रभाव में हो, यहाँ स्थित चंद्रमा के ऊपर पाप प्रभाव हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, या पाप ग्रहों के साथ चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हों, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को नेत्र संबंधित दोष होता है और दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है।
दूसरा, कई बार ऐसे लोग जो हैं वो सही क्या है गलत क्या है इनके लिए ये पहचानना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। माता का सुख ऐसे व्यक्ति को थोड़ा कम मिलता है, माता को शारीरिक कष्ट लगा रहता है और माता से थोड़ा दूर चले जाते हैं, ये पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए कामकाज के लिए थोड़ा दूर चले जाते हैं या किसी अन्य कारण से। दूसरा कि कई बार हमने देखा है कि यहाँ स्थित चंद्रमा के कारण व्यक्ति जो है वो इन्वेस्टमेंट कई बार खराब जगह पे कर देते हैं, जिस कारण से ऐसे व्यक्ति का धन जो है वो फंस जाता है। इसीलिए कहा जाता है, या मैं भी कई बार कहता हूँ कि जिनका भी अष्टम स्थान में चंद्रमा है उनको इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के कारण कई बार ऐसे लोगों का धन जो है वो फंसता हुआ हमने देखा है। एक यहाँ स्थित चंद्रमा का एक बहुत ही शुभ परिणाम ये देखने को मिलता है कि अगर जातक की कुंडली हो तो जो पत्नी मिलेगी वो काफ़ी रूपमती मिलेगी, सुंदर मिलेगी, बुद्धिमान होगी, पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर जातिका की कुंडली हो तो पति जो है वो स्मार्ट रहेगा और काफ़ी बुद्धिमान रहेगा। परंतु ऐसे चंद्रमा पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, तभी ये जो शुभ परिणाम मैंने कहा है इसका फल होगा। अर्थात एक तरह से ये कह सकते हैं कि यहाँ स्थित चंद्रमा के कारण व्यक्ति को अपने व्यवहार के अनुकूल पत्नी की प्राप्ति होती है। इसी के साथ साथ अष्टम स्थान में जब कभी भी चंद्रमा जो है वो यदि वृष राशि, कन्या राशि या मकर राशि अर्थात पृथ्वी तत्व की राशि में यहाँ पर स्थित हो तो व्यक्ति भविष्य को लेकर के बहुत सोचता है, भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं और इसी के कारण कई बार जो है ये डिप्रेशन में चले जाते हैं भविष्य को लेकर के, जो कि आया नहीं है। हम अभी वर्तमान में जी रहे हैं और भविष्य अभी आने वाला है, तो उसी को सोच सोच करके ये परेशान हो जाते हैं। और इसी के विपरीत अगर यहाँ पर चंद्रमा मेष, सिंह और धनु अर्थात अग्नि तत्व राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति अतीत को सोच करके, जो बीत गया उसको सोच करके कई बार डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों में अंतर है कि अगर मेष, सिंह, धनु अर्थात अग्नि तत्व राशि में चंद्रमा यहाँ पर स्थित हो तो व्यक्ति अतीत के विषय में सोचेंगे, और अगर वृष, कन्या और मकर इन राशियों में चंद्रमा यहाँ पर स्थित हो तो व्यक्ति भविष्य को लेकर के सोचेंगे। अब बात करते हैं कि ज्योतिष के विभिन्न ग्रंथों में यहाँ स्थित चंद्रमा के विषय में क्या कहा गया है। सरावली के 10वें अध्याय का 22वां श्लोक के अंतर्गत कहा गया है कि चंद्रमा के अष्टम स्थान में स्थित होने के कारण और उस पर पाप ग्रह की यदि दृष्टि हो तो ऐसा चंद्रमा अशुभ फल देता है। यहाँ पर ध्यान दें कि चंद्रमा का अष्टम स्थान में स्थिति को अशुभ माना गया है और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है सरावली में। संकेत निधि एक बहुत अच्छी पुस्तक है ज्योतिष शास्त्र की, उसके 3रे अध्याय के 4थे श्लोक के अंतर्गत कहा गया है कि चंद्रमा यदि 8वें स्थान में हो और उस पर पाप प्रभाव हो तो जीवन के लिए संकटकारी होता है। यहाँ पर भी चंद्रमा के अष्टम स्थान में स्थिति और उस पर पाप प्रभाव होने को खराब माना गया है। फल दीपिका दक्षिण का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसके 8वें अध्याय के 5वें श्लोक के अंतर्गत यह कहा गया है कि 8वें स्थान में अगर चंद्रमा हो तो बालक जो है वो रोगी होता है। यहाँ पर केवल 8वें स्थान में चंद्रमा की स्थिति को माना गया है, यहाँ पर कोई भी दृष्टि वगैरह कुछ भी इसके संबंध में चर्चा नहीं की गई है। केवल ये कहा गया है कि 8वें स्थान में चंद्रमा हो तो बालक जो है वो रोगी होगा। आगे चल करके उसको अल्पायु भी ये बोलते हैं। बृहद जातक में कहा गया है कि 8वें स्थान में अगर चंद्रमा हो और ऐसे चंद्रमा को पाप ग्रह देखे तो जो बालक होंगे उनकी शीघ्र मृत्यु होगी। यहाँ पर भी 8वें स्थान में चंद्रमा और पाप ग्रह की दृष्टि को माना गया है। इसी तरह से जातक तत्व के 8वें अध्याय के श्लोक 97 में कहा गया है
कि ऐसे व्यक्ति को जल से सावधान रहना चाहिए, जल से व्यक्ति को कष्ट होता है। इसी तरह से मानसागरी के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में वर्णित है कि यदि चंद्रमा 8वें भाव में पाप ग्रह के साथ हो तो शीघ्र मरण कारक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि चंद्रमा की 3 स्थितियां बनती हैं। एक तो 8वें स्थान में चंद्रमा स्थित हो और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, उसको खराब माना गया है। दूसरा, फल दीपिका ये कहा गया है वहां पर कि 8वें स्थान में केवल चंद्रमा हो तो खराब कहा गया है। इसके साथ साथ मानसागरी यहाँ तीसरा मत है कि 8वें स्थान में चंद्रमा हो और उसके साथ में पाप ग्रह हो। एक ग्रंथ में कहा गया पाप ग्रह की दृष्टि हो, एक ग्रंथ में कहा गया कि केवल चंद्रमा स्थित हो, और एक जगह कहा गया कि 8वें स्थान में चंद्रमा हो और उसके साथ पाप ग्रह स्थित हो। अर्थात 3 स्थितियों का यहां पर निर्माण होता है। इसी के साथ साथ एक ग्रंथ और है भृगु पंचिका, बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ है। इसमें हमने एक श्लोक पढ़ा था जहां कहा गया था कि 8वें स्थान में यदि चंद्रमा हो और वृष राशि का हो, अर्थात 8वें स्थान में चंद्रमा वृष राशि के कब होंगे, जब लग्न जो है वो तुला राशि का होगा। तो 8वें स्थान में चंद्रमा हो और वो वृष राशि का हो तो ऐसे व्यक्ति को 32वें वर्ष में शारीरिक कष्ट होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को 32वें वर्ष में सावधान रहना चाहिए। ये नियम मैंने कई सारी कुंडलियों पर अप्लाई होते हुए देखा है। मतलब ये नियम 90+ इसका जो है वो रिजल्ट होता है। बहुत अच्छा किसी न किसी रूप में आप देखेंगे कि अगर किसी की कुंडली में ये योग बना हुआ हो तो 32वें वर्ष में ऐसे व्यक्ति को शारीरिक या फिर मानसिक कष्ट होता ही है। अगर उसी समय दशा और अंतरदशा का भी प्रतिकूल चल रही हो, दशा अंतरदशा भी अगर खराब चल रही हो, तो आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर ये समय जो है वो फिर खराब जाता है। अब बात करते हैं कि ऐसे लोगों को सावधानी क्या रखनी चाहिए। तो सबसे पहले कि यदि 8वें स्थान में चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले केवल ये ना देखे कि 8वें स्थान में चंद्रमा है तो ही वो बुरा फल देगा। 8वें स्थान में चंद्रमा ठीक है, परंतु यदि उस पर पाप ग्रह का प्रभाव हो, पाप ग्रह के साथ में 8वें स्थान में चंद्रमा बैठे हुए हों या फिर 8वें स्थान में चंद्रमा बैठे हुए हों और उस चंद्रमा पर या तो शनि की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो या केतु की दृष्टि हो या इनमें से 2, 3, 4 चारों ग्रह की दृष्टि हो, तभी ऐसे चंद्रमा जो है वो बुरा फल देने वाले होते हैं। ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। और ऐसा योग अगर आपकी कुंडली में बना हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को पानी वाले जगह पर जाने से बचना चाहिए। नदी में, समुद्र में स्नान नहीं करना चाहिए, या करे तो बड़ा सेफ गार्ड लेकर के व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। और दूसरा कि ऐसे व्यक्ति को वर्तमान में रहना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। भविष्य को या फिर अतीत को सोच करके दुखी नहीं होना चाहिए। ये बड़ा टफ उपाय है, क्योंकि जब मैं 10 लोगों को अगर ये उपाय बोलता हूँ कि भाई आप वर्तमान में जिए, भविष्य को और अतीत को सोच करके मत दुखी होइए, वर्तमान में आप जीवन जिए, तो 10 में से केवल 1 लोग ही ऐसा कर पाते हैं। लेकिन जो भी करते हैं उनको निश्चित तौर पर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद निश्चित तौर पर रिप्लाई करते हैं कि पंडित जी हमने ये उपाय किया, भविष्य के विषय में सोचना बंद कर दिया, अतीत के विषय में सोचना बंद कर दिया और हमें इसका काफ़ी अच्छा परिणाम मिला। तो आप भी इस उपाय को करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लाभ हुआ। आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आज का कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा हमें बताइए। आप सभी का दिन शुभ हो। हरिओम नारायण।